चलिए ये स्टार्ट कर रहे हैं इंड AS 2 के साथ, जो कि इन्वेंट्री से डील करता है और आप देखेंगे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से मिलती हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन अगर आप देखें, सेम एज AS 2, इन्वेंट्री क्या है? हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जनरल द फिनिश गुड्स। उसके बाद जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है एंटिटी के अंदर, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, तो वो भी जो है इन्वेंट्रीज का पार्ट होगा। और जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी मटेरियल और सप्लाईज यूज्ड हुए हैं या कंज्यूम हुए हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, वो भी जो है इन्वेंट्री का पार्ट होगा। इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेस्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपने गुड्स परचेज किया और उनको अपने रीसेल पर्पस के लिए रखा हुआ है तो वो भी इन्वेंट्रीज का। के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या है? देखिए, जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है, जैसे आप टूथपेस्ट देखें तो वो इमीडिएट ट्यूब जो होती है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। इसके बाद क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे हार्ड कार्डबोर्ड के अंदर भी पैक किया जाता है। तो जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स होते हैं वो भी जो है इन्वेंट्री का पार्ट होंगे, क्योंकि वो एसेंशियल होते हैं टू ब्रिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स सेलेबल कंडीशन। लेकिन सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल जो है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉरवर्डिंग के लिए चाहिए होता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है इंड AS 2 की इन्वेंट्री की डेफिनेशन से। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? जो प्राइमरी मटेरियल है जो कि एसेंशियल है एक इन्वेंट्री को उसकी सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, लेकिन सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल इसमें नहीं आएगा। इसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देखिए बहुत ही अच्छा इंड AS 2 इसे डिफाइन करता है यहाँ पर, और AS 2 में इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं थी जितनी इंड AS 2 के अंदर है। डेफिनेशन तो मोर और लेस है, थोड़ी क्लैरिटी अच्छी है, ध्यान से देखिए। इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। सपोज आपके पास कोई गुड्स हैं और उसके आप अगर मार्केट में बेचने जाते हैं तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस उसका 100 रुपए है, लेकिन उसे 100 रुपए पे बेचने के लिए आपको उस पर कुछ पैकिंग करनी पड़ेगी और पैकिंग करने में आपका 5 रुपए का खर्चा आएगा। तो हम बोल देते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है उसकी, 95 रुपीज है। नाउ पॉइंट इज दिस, क्या हम ये बोल सकते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? नो, यहां पर जो आप ये बात करते हो ना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ये एंटिटी, ये जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ना, ये एंटिटी बेस्ड है, मतलब एंटिटी स्पेसिफिक है कि एंटिटी कितने का बेच सकती है, जबकि फेयर वैल्यू जो होती है ना वो इंडस्ट्री बेस्ड होती है, या मैं कहूँ वो मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए। देखिए, सपोज आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई इसका ब्रांड नेम उतना जबरदस्त ना हो और सेम प्रोडक्ट मार्केट में, चलो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एंड्रॉयड फोन, सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तब भी क्या सारे ब्रांड्स के एंड्रॉयड फोन एट द सेम प्राइस बिक रहे हैं अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है? ऐसा नहीं है भाई, सब ब्रांड वैल्यूएशन नाम की भी चीज होती है। वही चीज सैमसंग अगर बेचेगा तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, अगर वही चीज रेडमी बेचेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा कम प्राइस चार्ज करेगा। तो यहाँ पर जब आप फेयर वैल्यू की बात करते हैं ना, वो इंडस्ट्री बेस हो जाता है, हमें उस पर नहीं जाना, हमें जाना है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, दैट इज एंटिटी स्पेसिफिक, कि एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने का उसे बेच सकते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज द एंटिटी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, वेयर एज फेयर वैल्यू इज द इंडस्ट्री स्पेसिफिक। फेयर वैल्यू इज द प्राइस, अब ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बहुत जगह, दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन असेट और पेड टू transfer a liability in an ordinary transaction between the market participants at the measurement date। Ind AS 113 के हिसाब से सेम डेफिनेशन। एक एग्जांपल है, देखिए, an entity holds inventories of 10,000 units and it could sell the same in the market at the rate of 10 each। The entity has an order in hand to sell the inventories at ₹11। The incremental selling cost per unit is 0.5 per unit। तो अब यहाँ पे देखिए उसे कितने का बेच सकते हैं, वो 11 रुपए में 50 पैसे की जो है कॉस्ट आएगी। तो आप कहेंगे कि फेयर वैल्यू जो है वो तो यहाँ पे 10 है, मार्केट में आप 10 रुपए का बेच सकते हैं, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 10.5 रुपए की है, क्योंकि एंटिटी के हाथ में एक ऑर्डर है 11 रुपए के हिसाब से, 50 पैसे का खर्चा आएगा तो वो 10.5 का उसे बेच सकते हैं। तो यहाँ 10.5 रुपए उसके लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है गिवन है फेयर वैल्यू और NRV को डिस्टिंक्ट करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज की, तो उसको मेजर किया जाता है एट लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। अब जब आप बात करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज की, तो कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या आएगा? जो भी परचेज प्राइस है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज या अदर टैक्सेस पे किए गए हैं, बट अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे टैक्सेस को। मतलब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी आपने टैक्स पी गया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अगर मिल जाएगा तो सब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग चार्जेस, लेस ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट या किसी भी तरीके की सिमिलर आइटम है तो वो सब कॉस्ट ऑफ परचेज में आएगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, लाइक कोई भी डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ, डायरेक्ट लेबर या अदर डायरेक्ट कॉस्ट,
ओवरहेड्स विच माइट बी फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स जो भी है, ठीक है। अब ओवरहेड्स कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो ऑन नॉर्मल कैपेसिटी जो है उसे आप एलोकेट करते हैं। जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, नॉर्मली सपोज हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और 5 लाख के ओवरहेड्स हैं, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10,000 कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर प्रोडक्शन लेवल्स एबनॉर्मली लो हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, सपोज आपने 10,000 यूनिट्स की आपकी कैपेसिटी, आपने सिर्फ 4,000 यूनिट्स ही बनाए, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, काफी टाइम जो है फर्म्स बंद रही, तो उस वजह से प्रोडक्शन प्लांट बंद रहे, तो काफियों का एबनॉर्मली लो प्रोडक्शन भी आया। अनएलोकेटेड ओवरहेड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, तो उस केस में जो अनएलोकेटेड ओवरहेड्स हैं वो जो है आप एक्सपेंस की तरह दिखा देंगे। और अगर एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन हुई है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का उसे डिक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब सपोज आपकी कैपेसिटी थी 10,000 रुपए, ठीक है, और अब वो प्रोडक्शन हो गई से 15,000 की, आपने 15,000 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर लिया, तो फिर वो 5 लाख को आप 10,000 पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, उसको आप 15,000 पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। समझ में आई बात? और पर यूनिट कॉस्ट फिर उस हिसाब से निकालोगे। पहले आपकी आ रही थी 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करके, ठीक है, जो कि आपकी कितनी आ रही थी? 50 रुपए यूनिट आ रही थी। अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 करेंगे तो उस केस में अंदर जो आपकी कॉस्ट है ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगी, दैट विल बी समवट अराउंड 33.33 समथिंग। तो आप इस हिसाब से लेंगे, यही लिखा है कि इसको आप डिक्रीज कर देंगे। अब इस पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इसके बाद अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट दे आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अगर इसके अलावा कोई कॉस्ट है, वैसे तो कॉस्ट ऑफ परचेज कन्वर्जन में सब आ जाता है, बट इसके अलावा भी कोई कॉस्ट है जो हमें इनकर करनी पड़ी इन्वेंट्रीज को अपनी प्रेजेंट कंडीशन में, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, तो उसको भी जो है हम इंक्लूड करें। अब कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन करते हुए काम आएगा। सबसे पहले जितने भी एबनॉर्मल अमाउंट है, एबनॉर्मल लॉसेस जितने भी हैं, स्टोरेज कॉस्ट नहीं ली जाती, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग कॉस्ट, इन 4 कॉस्टों को जो है आप बिल्कुल भी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट के अंदर नहीं लेंगे। इसको याद करने के लिए देखिए सिंपल AA याद रखिए। एबनॉर्मल अमाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, स्टोरेज कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, AA। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस for normal credit terms and the amount paid is recognized as an interest expense over the period of financing। ये क्या है? सपोज आपने 1 करोड़ रुपए इसके गुड ऑर्डर किए, ठीक है, और उसका आपका 3 महीने का जो है क्रेडिट टर्म था, उसके बाद आपका 1% इंटरेस्ट लगता है। अब सपोज आपने जो है पेमेंट करी 4 मंथ्स में, और इस वजह से जो है आपको 1% मतलब 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ गया। तो ये जो इंटरेस्ट देना पड़ गया 1 लाख रुपए का, इसको जो हम एक्सपेंस दिखाएंगे, ना कि हम इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे। समझ में आ गई बात? तो हमने अभी ओवरव्यू ले लिया है। देखिए ये ABC लिमिटेड बाइज गुड्स from an overseas supplier. It has recently take delivery of 1,000 units of component X. The quoted price of component X was rupees 1,200 per unit, but ABC Limited has negotiated a trade discount of 5% due to the size of the order. तो 5% discount उन्हें मिल गया। The supplier offers an early settlement discount of 2% for payment within 30 days. अगर पेमेंट within 30 days हो जाती है तो 2% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। And ABC Limited intends to achieve this. इंटेंट्स टू अचीव दिस मतलब उनकी इंटेंशन है कि वो इसे लेंगे डिस्काउंट को, लेकिन लिया इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा। इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो 60 पर यूनिट है एंड मस्ट बी पेड बिफोर द गुड्स आर रिलीज थ्रू कस्टम। ओके, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट होगा। अच्छा, एक और चीज है, देखिए कैश डिस्काउंट होता अगर होता भी, और कैश डिस्काउंट जो है वैसे भी इन्वेंट्रीज का पार्ट कॉस्ट का नहीं बनता। समझ में आई बात? मतलब इसको अगर आपको मिल भी जाता है कैश डिस्काउंट तो भी आप इसे इन्वेंट्री की कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे। वंस द गुड्स आर रिलीज थ्रू कस्टम्स, ABC लिमिटेड मस्ट पे अ डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 5,000 टू हैव द कंपोनेंट्स टेकन टू इट्स वेयर हाउस। ओके, तो डिलीवरी कॉस्ट देनी है 5,000 रुपए की। तो अगर देखें मोटा मोटा तो 1,200 रुपए पर यूनिट इंटू 1,000, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, इसका कुछ नहीं होगा 2% का। 60 रुपीज पर यूनिट मतलब 60 इंटू 1,000 ऐड होगा और 5,000 रुपीज डिलीवरी कॉस्ट ऐड होगी। तो आप देखिए उसी तरीके से जो है कर रखा है, डिस्काउंट माइनस ना करके 95% ले लिया, बात एक ही हो जाती है। ठीक, अब बिजनेस प्लान्स फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ 10 लाख पर एनम। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 10 लाख के, नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स पर एनम, तो कायदे से 10 रुपए यूनिट की रिकवरी हुई। ड्यू टू सप्लाई डिफिकल्टीज द बिजनेस वाज ओनली एबल टू मेक 75,000 यूनिट्स इन द करंट ईयर, से 75,000 यूनिट्स ही बन पाया। अदर कॉस्ट जो है वो 126 रुपए। कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू बी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। देखिए अगर एबनॉर्मली लो प्रोडक्शन होती है जैसा इस केस में, तो जो डिफरेंस है उसको आप क्या करते हैं, एक्सपेंस ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 10 लाख के ओवरहेड्स हैं, अगर आप नॉर्मल कैपेसिटी प्लानिंग जो थी वो 10 लाख की थी, हमें पता है कि ओवरहेड्स जो हैं वो बेसिकली एस्टिमेट बेसिस पे रिकवर किए जाते हैं। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपने जो रिकवरी शुरू की होगी वो कितनी की होगी, ₹10 पर यूनिट, येस और नो। और आपने 75,000 यूनिट्स जो है वो बनाए, तो
तो 75,000 इंटू 10 आपका कितना हो जाता है, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, ये जो है ओवरहेड्स का अमाउंट आ जाता है। अब जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं, 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, टोटल ओवरहेड जो है वो कितने हैं, 10 लाख रुपए। अब इसके अंदर जो रिकवरी हो पाई वो कितनी हो पाई, 7.5 लाख रुपए की हो पाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं कितने के, 2.5 लाख रुपए के। ठीक है, और अंडर एब्जॉर्ब जो है इसको हम क्या करेंगे, P&L में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मली लो प्रोडक्शन है, हाई होता तो डिक्रीज करते। तो 126 रुपए, तो अदर कॉस्ट है उसमें 10 रुपए ऐड हो जाएगा। देखिए 136, और जो टोटल प्रोडक्शन थे इतने आप एब्जॉर्ब कर पाए, तो इतना अनएब्जॉर्ब्ड है जिसको आप जो है P&L के अंदर लेके जाएंगे। समझ में आया। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कंट्रोल यूनिट्स फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ईच कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्स द फॉलोइंग: 1 कंपोनेंट X एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1205 पर यूनिट। एक कंपोनेंट Y का चाहिए जिसकी कॉस्ट आएगी 800 रुपए यूनिट। सन्ड्री रॉ मटेरियल्स जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए। कंपनी फेसेस द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस: फैक्ट्री रेंट, एनर्जी कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसे तो आप इन्वेंट्री में लेते ही नहीं। ईच यूनिट टेक्स 2 hours टू असेंबल। प्रोडक्शन वर्कर्स आर पेड 300 पर आवर। ओके, 2 घंटे लगते हैं असेंबली में, 300 रुपए घंटे से पेमेंट होती है। तो 300 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 600 रुपए जो है उसकी पेमेंट होगी। इन्वेंट्री का कॉस्ट पार्ट होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है दैट इज दिस एंड दिस, वो अब्सॉर्ब किए जाते हैं इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग एन आवर्ली रेट। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ इज 1000 आवर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका कितना हो जाता है, 24,000 रुपए, और 1000 आवर्स हैं तो पर आवर कितना आ जाता है, 24 पर आवर। और एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं इंटू 2 आवर्स। तो जो ये आ गया आपका कितना आ गया, 48 आ गया। समझ में आया। तो देखिए कंपोनेंट X ऐसे लिया, Y एज इट इज लिया, सन्ड्री रॉ मटेरियल ये सब गिवन ही था, इसमें तो कुछ किया ही नहीं। लेबर 300 इंटू 2 600 और ये 48, और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हॉट कॉस्ट को हम एक्सक्लूड करेंगे तो ये आ गया आपका कितना टोटल, 2803 विच इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट। ओके, A dealer has purchased 1000 cars costing ₹2,80,000 each on deferred payment basis, has 25,000 per month per car to be paid in 12 equal installments. तो वैसे कैश प्राइस 2,80,000 है, लेकिन ये पेमेंट करेंगे 25,000 इंटू 12, मतलब मोटी मोटी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अगर वो पेमेंट करेंगे पर कार की, तो जो डिफरेंस है 20,000 रुपए जो है वो किसका काम करेगा, इंटरेस्ट का काम करेगा। 20,000 रुपए पर कार। एट द ईयर एंड 31 मार्च 20 कार्स आर इन स्टॉक। 20 गाड़ियां स्टॉक में हैं। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंस कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट क्या होगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, ये सब हमें निकालना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है। अगर हम बात करें 20 जो इन्वेंट्री बची हुई है, क्योंकि 20 कार्स बची है, 980 बिक गई, तो उसको तो आप कैश प्राइस पे ही मेजर करेंगे, दैट इज 2,80,000 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 980 कार्स हैं, वो भी आपका 2,80,000 पे ही निकलेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंस है 20,000 रुपए पर कार पे जो आ रहा है, वो जो है आपका फाइनेंस कॉस्ट होगा। देखिए डेफर्ड पेमेंट इतनी है, कैश प्राइस इतना है, तो इंटरेस्ट है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 इंटू दिस, फाइनेंस कॉस्ट 1000 गाड़ियां हैं और 20,000 रुपए जो है फाइनेंस कॉस्ट थी हमने निकाली थी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 980 गाड़ियों की 2,80,000 के हिसाब से। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, वीनस ट्रेडिंग कंपनी परचेजेस कार्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज and sells them to Asian countries. During the current year, this company has incurred following expenses: trade discount, handling costs, salaries of accounting department, salary commission paid to sales agent, after sale warranty cost, import duties, cost of purchase, freight, insurance, brokerage commission paid to indenting agents. Indenting agents मतलब जो आपके बिहाफ पर परचेजेस करते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एजेंट्स होते हैं, परचेजेस के लिए भी जो एजेंट्स होते हैं उनको इंडेंटिंग एजेंट्स कहते हैं। बताइए कौन सी कॉस्ट जो है इंड AS 2 के हिसाब से इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। ट्रेड डिस्काउंट देखेंगे, हैंडलिंग कॉस्ट देखेंगे, सैलरीज नहीं आएंगी, कमीशन भी नहीं आएगी सेल्स एजेंट्स को, सेल्स कमीशन, सेलिंग कॉस्ट होती है नहीं आती, हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था। आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट भी नहीं आती, इंपोर्ट ड्यूटी आएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज ये भी आएगा, इंश्योरेंस परचेज ये भी कमीशन जो पे। इंडेंटिंग एजेंट्स मतलब जो आपके बाइंग एजेंट्स होते हैं उनको जो हमने कमीशन पे किया उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली ये 3 ही नहीं आएंगी, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 1 2 6 7 8 9 10 जो है उसको आप इन्वेंट्री का पार्ट लेंगे, और बाकी जो नहीं लेंगे उसको आप P&L में एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे। इसके बाद बहुत ही जबरदस्त और कंसल्टेंसी वाला क्वेश्चन है। एज पर इंड AS 2 सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। जी हाँ, एंड आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस
ठीक है, इन द पीरियड इन विच दीज आर इनकर्ड, बहुत बढ़िया। वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड नाउ बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। देखिए जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है उसको भी आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से एक्सक्लूड करोगे, भाई माल बनने के बाद जो आपको डिफरेंट लोकेशंस पे पहुंचाना होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, जब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं, अगर आप डेफिनेशन पर उसके लिटरली डेफिनेशन पर जाते हैं तो उसके अंदर एक चीज बोली जाती है कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा। देखिए कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्ट, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इन्वेंट्री मतलब जो माल है उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पे लाने के लिए, ये आपकी प्रीमाइसिस तक के लिए होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की प्रीमाइसिस की बात नहीं हो रही होती इसके अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देखिए सिंस दीज कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द कॉस्ट goods to their present location and condition, the same are not included in cost of inventory accordingly, though the word distribution cost is not specifically mentioned, but इसको जो है आप exclude करेंगे। और यहाँ पर एक जनरल एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये तो कंपलसरी क्वेश्चन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकलिटी जो है आपकी चेक होती है कि आप उसे कितने तरीके से सलीके से जो है चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये था पूरा का पूरा इसका न्यूमेरिकल पार्ट। अब जो रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। देखिए अगर आप कोई रॉ मटेरियल प्रोसेस कर रहे हो, उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं और बाय प्रोडक्ट्स भी। अब देखिए अगर आपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने में जो कॉस्ट आई वो आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल ए आपने प्रोसेस किया, उससे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं एक्स एंड वाई, और एक्स बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, वाई बनाने में, वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है भैया। अगर कॉस्ट आइडेंटिफाई हो रही है तो जिसकी जो कॉस्ट आई है वो आप ले लो। बट ऐसा होता नहीं है 99% केसेस में। आपको जनरली जो है वो एक पर्टिकुलर रेशो लेनी पड़ती है जिस बेसिस पे आप कॉस्ट को बांटते हैं, और तो वो रेशो क्या होगी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। जो भी उनकी सेल्स वैल्यू है, सपोज एक्स जो है मार्केट में 100 रुपये यूनिट बिक जाता है और वाई जो है वो 120 रुपये, ये आपके 50 यूनिट्स तैयार हुए, ठीक है, और ये आपके 100 यूनिट्स तैयार हुए, तो ये कितना हो जाएगा 50 और इंटू 100 दैट इज 5000, और ये कितना हो गया, दिस इज 12000। तो 5:12 के अंदर क्या करेंगे, आप उसे बांट देंगे। ईदर एट द स्टेज इन द प्रोडक्शन process when the products become separately identifiable or at the completion of production। generally at the completion of production ही होता है, identifiable stage पे नहीं किया जाता। practically जो है हम जहाँ प्रोडक्शन कंप्लीट हो रही है वहाँ पर जो सेल्स वैल्यू उस रेशो में हम उसे बांटते हैं। बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट इमटेरियल है, तो जो भी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी उसे आप कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, जो भी मेन प्रोडक्शन कॉस्ट है। बट अगर मटेरियल है तो उसे फिर आप जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप हमेशा मानेंगे कि जो बाय प्रोडक्ट है वो इमटेरियल है, और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। चलिए, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड, वन बाय प्रोडक्ट बीपी इमर्जेस बिसाइड 2 मेन प्रोडक्ट्स MP1 एंड MP2। ओके, तो एक बाय प्रोडक्ट आता है बीपी और 2 मेन प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप। अच्छा, स्क्रैप अलग है। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर हियर एंड। अब बाय प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसे क्या मानेंगे कि ये इमटेरियल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। रॉ मटेरियल इतने यूनिट्स, ये कॉस्ट है, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास सी। अब ध्यान से देखिए, आगे उसने बोला एवरेज मार्केट प्राइस MP1 MP2 का 60 पर यूनिट 50 पर यूनिट है। बाय प्रोडक्ट जो है वो 20 रुपये यूनिट बिकता है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹5000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ ₹8000 एंड पैकिंग चार्जेस ऑफ 2000। बाय प्रोडक्ट जो है उसको आप बेच सकते हैं, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, लेकिन उसके लिए जो है ये कब आया, आफ्टर प्रोसेसिंग चार्जेस 8000, पैकिंग चार्जेस ऑफ 2000। ओके जी, चलिए देखते हैं। 5000 वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको बतानी है। तो सबसे पहले बाय प्रोडक्ट को ही देख लेते हैं भाई, आ जाओ। 2000 यूनिट्स हैं, 20 रुपये यूनिट से बिका 40,000, और अगर आप देखें तो उसके लिए उसने बताया था कि आपकी कॉस्ट आई है, एक आई है 8,000 रुपये, एक आई है आपकी कितनी 2,000 रुपये, ठीक है। तो 8,000 2,000 माइनस करेंगे तो NRV कितना आ गया आपका 30,000 रुपये आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 5,000 रुपये प्रॉफिट है इसका आपको फिलहाल कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो NRV चाहिए। वो ठीक है 5,000 रुपये के प्रॉफिट पर बिका तो ठीक है, लेटर ऑन उसे देखेंगे P&L के अंदर। अभी हमें कुछ नहीं लेना, हमें अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है। रॉ मटेरियल इतना है, फेजेस इतना, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड सब कुछ गिवन ही था, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट निकाल ही लिया। स्क्रैप बिका हमारा 5,000 रुपये का, तो इसको भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका जॉइंट कॉस्ट आ जाता है 3,20,000। इसको अब एलोकेट करेंगे कैसे, 5,000 यूनिट्स हैं इसकी, MP1 की इसकी कितनी है 4,000, और सेल्स वैल्यू कितना है 60 और 50,
तो देखिए 5,000, 4,000, 60, 50, सेल्स वैल्यू आ गई 3 लाख और 2 लाख। तो इस रेशो के अंदर 3:2 में आप क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट आपकी जो आती है, कितनी आती है जॉइंट कॉस्ट आप 3,20,000 रुपये, ठीक है। तो इसको जो है आप 3:2 में एलोकेट कर देंगे, ये आपकी आ जाएगी 192 और 128। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए दिस डिवाइडेड बाय 5,000 दिस कम्स आउट टू बी 38.54 और 1,28,000 डिवाइडेड बाय 4,000 दिस कम्स आउट टू बी 32, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा था यहाँ पर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है, 250 और 100। तो देखिए 250, 100 कॉस्ट पर यूनिट आ गया, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसे एग्जाम में जो है प्रेजेंट करके आना है प्रॉपर तरीके से, और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। और जनरली इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं तो फंस जाते हैं आप, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस करने की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी होती है। इसको एक बार अपने हाथ से आप जरूर करिए फास्ट। आइए अब कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट्स। बायोलॉजिकल असेट जैसे ट्रीज हो गया या जो भी खेती होती है बेसिकली, तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिला है बायोलॉजिकल असेट से, जैसे फ्रूट्स हो गए या जो आपका जब खेती करते हैं तो उसे काटते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो चावल गेहूं इन सब की कॉस्ट क्या लेनी, क्योंकि वो भी इन्वेंट्रीज का पार्ट हो सकता है। तो मेजर्स एट इनिशियल रिकॉग्निशन एट देयर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखिए फेयर वैल्यू लेनी है, लेस कॉस्ट टू सेल, बेचने में जो खर्चा आएगा जैसे कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। और कब देखना है, जब वो हार्वेस्ट किया, मतलब जब उसकी कटाई हुई है, उसको इकट्ठा किया गया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसकी फेयर वैल्यू थी उसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस कर देंगे और वो जो है उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी। टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए सबसे पहली चीज तो एक्चुअल कॉस्ट ही लेनी चाहिए, बट अगर एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो रिटेल मेथड या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज किया जा सकता है। रिटेल मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सेल्स वैल्यू होती है, जो भी सेल्स वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, उसमें से जो ग्रॉस मार्जिन का रेशियो जो है ना वो माइनस कर दिया जाता है। जनरली रिटेल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है क्योंकि वहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हर आइटम की कॉस्ट का अंदाजा लगाया जा सके। तो वहां पर क्या होता है कि सपोज आपके पास दुकान के अंदर टोटल 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है और हमारा जो मार्जिन है वो ऑन एन एवरेज 10% रहता है, तो हम बोल देते हैं कि 90 लाख रुपए की कॉस्टिंग का हमारे पास माल पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर हम नॉर्मल लेवल्स ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज के बेसिस पे, लेबर एफिशिएंसी, कैपेसिटी के बेसिस पे अपनी कॉस्ट निकालते हैं। इट इज रेगुलरली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, जब भी जरूरत हो इसको रेगुलरली रिवाइज किया जाता है। इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले आइए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मार्स फैशंस is a new luxury retail company located in Lajpat Nagar, New Delhi. Kindly advise the accountant of the company on the necessary accounting treatment for the following items. One of the company's product lines is beauty products, particularly cosmetics such as lipsticks, moisturizers and compact makeup kits. The company sells hundreds of different brands of these products. Okay. बहुत सारे ब्रांड्स हैं. Each product is quite similar, is purchased at similar prices and has short life cycle before a new similar product is introduced. The point of sale and inventory system is not yet fully functioning in this department. The sales manager of the cosmetic department is unsure of the cost of each product but is confident of selling price and has reliably informed you that the company on average make a gross margin of 65% on each line. मैं पढ़ाना छोड़ के सोच रहा हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस कर लें भाई, 65% का मार्जिन बताओ. चलो अब देखिए यहाँ पर रिटेल मेथड एकदम परफेक्ट रहेगा, दिख ही रहा एकदम, यस और नो. The retail method can be used for measuring inventories of the beauty product. The cost of inventory is determined by taking the selling price of the cosmetic and reducing it by the gross margin of 65% to arrive at the cost. ठीक है. इसके बाद मार्स फैशंस जो है हैंडबैग्स भी बेचते हैं. The company manufacture their own handbags as they wish to be assured of the quality and craftsmanship which goes into each handbag. क्या बात. The handbags are manufactured in India in the head office factory which has made handbags for the last 50 years. Normally Mars manufactures 1 lakh handbags a year in their handbag division which uses 15% of the space and overheads of the head office factory. अब यहाँ पे प्रॉपर एलोकेशन नहीं है कॉस्ट का, लेकिन 15% स्पेस लेता है, 15% ओवरहेड्स लगते हैं. द डिवीजन एम्प्लॉयज 10 people and is seen as being an efficient डिवीजन विद इन द ओवरऑल कंपनी. तो इंड AS 2 के हिसाब से बताइए क्या करें. तो यहाँ स्टैंडर्ड मेथड यूज हो सकता है. द हैंडबैग्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट स्पेशली इफ द रिजल्ट्स approximate cost given that the company has the information reliably on hand in relation to direct material, direct labor, direct expenses and overhead. It would be the best method to use to arrive at the cost of inventories. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास एक इलस्ट्रेशन और इसी तरह के थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस पे. उसके बाद कॉस्ट फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, इस पे भी केस स्टडी आ सकती है. तो हमारे पास इलस्ट्रेशन कोई नहीं है. Entity shall use the same cost formula for all the inventories having a similar nature and use.
जो सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर यूज के लिए सबका जो सेम कॉस्ट फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये नहीं किसी के लिए रिटेल लगा दिया, किसी के लिए कुछ लगा दिया, जिनका सिमिलर नेचर एंड यूज है। डिफरेंस इन ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू जस्टिफाई द यूज ऑफ डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूलाज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, हम दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, मुंबई में बिजनेस कर रहे हैं, दोनों बिजनेस सेम कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांचेस हैं, और यहाँ हम दूसरा इन्वेंट्री मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ दूसरा इन्वेंट्री मेथड, ये जो है जस्टिफेबल नहीं है। सिमिलर इन्वेंट्री यूज्ड इन two different operating segments, entity may choose to use different inventory formulas for inventory valuation। अब ये क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे स्टील है, अब हो सकता है कि कंपनी के दो बिजनेस हों, एक में वो मोटरसाइकिल्स वगैरह बनाते हों और एक में वो जो है कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अब यहाँ पर भी स्टील का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी स्टील का यूज हो रहा है। अब स्टील के लिए वो यहाँ पर जो है अलग मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ अलग मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हो जाते हैं, तो वहां पर डिफरेंट इन्वेंट्री फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उस बेसिस पर जो है आप डिफरेंट मेथड यूज नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एस्पेक्ट है, जहां से आपसे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काइंडली लुक एट दिस वेरी केयरफुली। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं आगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, क्या इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है, मतलब आपका ये होमोजीनियस गुड्स हम बेच रहे हैं या ऐसे गुड्स बेच रहे हैं जिसका रेगुलर स्टॉक आता जाता रहता है, या इंटरचेंजेबली नहीं है, मतलब हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर। तो अगर ऐसा है कि एज पर डिमांड ऑफ कस्टमर बनाते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई एंड ऑल, उस हिसाब से हम ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं। जैसे जनरली ज्वेलरी बिजनेस में, टेलर मेड इंडस्ट्रीज में ऐसा जो है वो होता है। अब इंटरचेंजेबल है तो दो हो सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में फीफो और वेटेड एवरेज, और नॉन हिस्टोरिकल के अंदर रिटेल मेथड या एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड, जो कि रिटेल इंडस्ट्री में यूज होता है, या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। फीफो और वेटेड एवरेज ये आप अर्ली स्टेज में देखते ही थे। अब इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल है। देखिए मर्करी लिमिटेड यूजेस अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक में क्या होता है, मंथ एंड के अंदर या ईयर एंड में या एक टाइम पीरियड के एंड में ही सीधे जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। तो अप्रैल, मई, सितंबर, फरवरी इन्वेंट्री 200 यूनिट है, इतने रुपए यूनिट परचेज करा, 50 यूनिट 11 रुपए से, फिर 400 यूनिट 12 से, फिर 350 14 से। फिजिकल इन्वेंट्री 400 यूनिट है, इस दिन कैलकुलेट इन्वेंटिंग इन्वेंट्री वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ सेल यूजिंग फीफो वेटेड एवरेज। तो देखिए टोटल 1000 है, इसमें से 400 है, मतलब 600 बिक गई, येस और नो। तो अगर आप देखें फीफो से, तो फीफो से जो पहले होता है वो चला गया होगा, तो जो लास्ट वाला होता है वो बचा हुआ होता है, तो 350 ये बचा होगा, 50 इसमें से बचा होगा। भाई फीफो में यही होता है ना कि फर्स्ट वाला बिक गया होगा, लास्ट वाला बचा होगा, तो 350 ये बचा होगा, 50 इसमें से। तो आप देखिए 350 14 से और 50 जो है ये 12 के रेट से हमने ले रखा है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल की अगर आप बात करें यहाँ पर, तो देखिए टोटल कॉस्ट ये गिवन थी, इसमें से अगर आप ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर दें कि भाई इतने का माल था और इतने में से इतने का बचा हुआ है, तो बाकी जो है आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें, 12250 है 1000 यूनिट्स की कॉस्ट, तो 12250 डिवाइडेड बाय 1000, दिस कम्स आउट टू बी 12.25। ठीक है, 400 यूनिट्स जो है आपके पास स्टॉक में है, तो 400 इंटू 12.25 ये कितना हो गया, 4900। तो यहाँ पर 12250 था, उसमें से 4900 का स्टॉक हमारे पास है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। तो सिंपल क्वेश्चन है, इंटर लेवल के ही क्वेश्चन हैं, तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम टाइम पे देखिएगा। वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द एनआरवी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी, डेफिनेटली इसे कंसिडर करना चाहिए। क्यों कंसिडर करना चाहिए, देखिए एनआरवी की डेफिनेशन क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है डब्ल्यूआईपी की, वो इसमें कवर अप होती है, एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो अगर डब्ल्यूआईपी है, जब तक आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इनकर नहीं करोगे तब तक वो बिक नहीं सकता, तो ऑब्वियसली आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। देखिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आर इनकर्ड टू कन्वर्ट द वर्क इन प्रोग्रेस इनटू फिनिश गुड। सिंस दीज कॉस्ट आर इन द नेचर ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द अबव डेफिनेशन, द सेम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस टू डिटरमाइन द एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। समझ में आई बात। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड। अब अगेन अगर आप एनआरवी की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है नेसेसरी टू मेक द सेल, उसको लेना होता है। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये जो सेल करने के लिए जरूरी है, आपको लगता है इतना ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा तभी आपको जो है वो सेल मिलेगी, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड शुड बी डिडक्टेड टू डिटरमाइन द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आप इसे पढ़ेंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनफैक्ट इसके ऊपर एक गाइडेंस नोट भी है। गाइडेंस नोट ऑन टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइंस ट्रेड डिस्काउंट।
रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये ट्रेड डिस्काउंट बताता है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बताता है। अगर आप ये नहीं भी लिख के आते हैं एग्जाम में, डजंट मैटर, ठीक है, मेन अगर आप ये लिख के आते हैं तो आपको नंबर पूरे अलॉट होंगे। इसके बाद कैश डिस्काउंट, इसके ऊपर भी डेफिनेशन है पूरी की पूरी, आप याद करना चाहे कर सकते हैं। अदरवाइज पहली चीज कैश डिस्काउंट क्या हमें कंसिडर करना चाहिए, एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड, तो ये पेमेंट से रिलेटेड होता है और ये स्टॉक से रिलेटेड नहीं होता, तो इसको हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं। दीज कॉस्ट आर नॉट इनकर्ड टू मेक द सेल, देयरफॉर द सेम शुड नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग एनआरवी। क्योंकि देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, टू गेट द पेमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द सेल। सेल्स के लिए ट्रेड डिस्काउंट होता है, तो इस वजह से इसको हम कंसिडर नहीं करते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर देखिएगा एग्जाम टाइम के ऊपर। आगे बात करते हैं, अगर एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स पेपर एनवेलप्स, द स्टॉक ऑफ एनवेलप्स वाज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री on 31st March at a cost of this. During the final audit, the auditor noted the subsequent sale price of the inventory was ₹40 per pack. Furthermore, inquiry level reveals that during the physical stock take, a water leakage has created damages to the paper and the glue. Accordingly, in the following week, ABC Limited has to spend 15 per pack for repair and reapplying glue to the envelopes. Calculate the NRV and inventory written down amount. चलिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 40 रुपये उसका जो है सेल्स वैल्यू है, जिसमें से 15 रुपये एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी सेल्स करने की, तो 25 रुपये एनआरवी उसका आपको मिलेगा। तो उसे आपको 25 पे दिखाना चाहिए, जबकि आपने 50 रुपये पे दिखा रखा है। तो 50 से अगर आप उसे 25 पे लाएंगे तो हर यूनिट पे आपको 25 रुपये लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है, 25 रुपये लॉस हर यूनिट पे आपको बुक करना पड़ेगा। तो 25 रुपये पर पैक आप डिफरेंस जो है वो लॉस दिखाएंगे, ठीक है जी। ओके जी, आगे बात करते हैं। At the end of its financial year, Company P has 100 units of inventory on hand recorded at a carrying amount of 10 per unit. The current market price is 8 per unit at which these units can be sold. Company P has a firm sales contract with the Company Q to sell 60 units at 11 per unit which cannot be settled net. Estimated incremental selling cost जो आएगी वो 1 रुपये आएगी। Determined NRV, देखिए NRV जो है फर्म स्पेसिफिक होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता, फेयर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बट इसमें एक मजे की बात ये कि ये सिर्फ 60 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, बाकी 40 यूनिट्स तो आपको फिर मार्केट प्राइस पे ही बेचनी पड़ेंगे, यस और नो। तो इस पे आपको प्रॉपर टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 60 यूनिट्स हैं जो आप 10 रुपये से बेच सकते हो, रिमेनिंग आपको 7 रुपये से बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस चाहे 8 रुपये है, लेकिन 1 रुपये आपका एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है, तो 7 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, देयरफॉर कंपनी को जो है एनआरवी कितना पड़ेगा, वो कितना पड़ेगा अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 60 × 10 600 और 40 × 7 280, 880 का जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है, 100 × 10, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1000, ठीक है। तो 120 रुपये जो है वो राइट डाउन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, श्योर। तो इसके बाद आगे बात करें, अगर अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ बिजनेस हैज 4 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, काउंट ऑफ द इन्वेंट्री हैज एस्टेब्लिश्ड दैट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री करंटली हेल्ड एट कॉस्ट आर एज फॉलो। इन्वेंट्री आइटम A1 A2 B1 C1, ये कॉस्ट है, ये उसका एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस है, ये उसकी सेलिंग कॉस्ट है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दिस माइनस दिस करिए, पहले एनआरवी आएगा फिर जो दोनों में से लोअर होगा वो लेंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए एस्टिमेटेड सेल माइनस सेलिंग कॉस्ट, ये उसकी कॉस्ट है। अब दोनों में से लोअर यहाँ 7300 है, यहाँ पर कॉस्ट है, यहाँ पर आप देखिए अगेन कॉस्ट है, यहाँ पर आपका कॉस्ट है, तो ये सबका सम के ये आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। तो कुछ न्यूमेरिकल ये आपके। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा उसकी बात होगी बेसिकली। तो देखिए फिनिश गुड्स अगर सोल्ड हुए हैं अबव कॉस्ट, तो आप रॉ मटेरियल को मेजर करेंगे कॉस्ट पे, ये AS2 में भी सेम हुआ करता था। और फिनिश गुड्स अगर सोल्ड हुए एनआरवी, यहाँ पे एनआरवी का मतलब है लोअर देन कॉस्ट, कॉस्ट से कम पे अगर वो सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है आप रॉ मटेरियल को मेजर करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल की एनआरवी। एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर रॉ मटेरियल में हम एनआरवी वर्ड यूज नहीं करते, हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल को कभी भी हम इस इंटेंशन से परचेज नहीं करते कि उसे रीसेल करना है, तो इसीलिए हम उसके लिए वर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज करते हैं, ना कि एनआरवी। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन इससे समझते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है 1000 kg, रॉ मटेरियल का इतना है। इसके बाद आप देखेंगे परचेजेस, लेबर, ओवरहेड्स, सेल्स हुई 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल 900 फिनिश को। तो अगर आप देखें सेल आपने करी 10,000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक है 1200, तो इसका मतलब 10,000 जमा 1200 अगर देखें तो 11,200 यूनिट्स आपकी साल भर की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें 1000 kg आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था।
मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो है आपने 10,200 kg जो है परचेज किया, मोटा मोटा यही हुआ, या मैं कहूँ कि इतना आपने प्रोडक्शन किया, एक ही बात है। गॉट इट। तो आप देखिए आगे, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वॉज दिस ऑफ द फिनिश गुड ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड, द सेल्स प्राइस फॉर द फिनिश गुड वॉज दिस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू सेल्स होगा, उस फॉर्मूले से भी यूज करेंगे तो 10,200 kg आपने प्रोडक्शन किया या परचेज किया, एक ही बात है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज आपकी है 1,02,000 से हम 10,200 यूनिट्स का ले रहे हैं। फिर डायरेक्ट लेबर गिवन है आप देखिए, और उसके बाद ओवरहेड्स भी आपको गिवन है, ठीक है। अब ओवरहेड्स जो है देखिए, आप यहाँ पर आपका नॉर्मल जो लेवल था वो कितना था, 15,000 kg था, तो उस हिसाब से ही लेंगे 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000, जिसे 10,200 से इंटू करेंगे प्रोपोर्शनेट करने के। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स है, हम ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी लेते हैं उसे, और क्योंकि हमने 200 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए हैं तो उससे इंटू कर दी। ये टोटल आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको 10,200 से डिवाइड किया, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। एनआरवी की अगर बात करें आप, तो यहाँ पे आपको गिवन है 20 रुपये पर kg, तो आप यही लेंगे ऑब्वियसली फिनिश गुड्स के लिए, दैट इज 1200 इंटू 20, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप आगे बात करते हैं तो यहाँ पर 9.5 रुपये पर kg जो है आपके पास रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। अब क्योंकि फिनिश गुड जो है वो एनआरवी पे मेजर हुआ है, तो रॉ मटेरियल को भी आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेंगे 9.5 रुपये पे, तो ये आपका आ जाएगा 32,550, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है 2 से 3 नंबर। नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ राइट डाउन्स, मतलब आपने पहले क्या किया, एनआरवी पे मेजर किया, जिसकी वजह से सपोज कॉस्ट थी 10,000 रुपये और एनआरवी था उसका 8,000 रुपये, तो आपने क्या किया होगा, 2,000 रुपये राइट ऑफ किया होगा। अब जो है एनआरवी ज़्यादा हो गया उसका, तो अब आप उसे दोबारा से कॉस्ट पे लेके आएंगे। सो न्यू असेसमेंट इज मेड ऑफ एनआरवी इन ईच सब्सिक्वेंट पीरियड if the circumstances no longer exist or there is clear evidence of increase in NRV because of changed economic circumstances, the amount of written down is reversed maximum to the extent of cost। मतलब अगर ये NRV रिवाइज होके 11,000 हो जाता है तो इसका मतलब ये 3,000 रिवर्स होगा। मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट मतलब मैक्सिमम आप 2,000 रुपये रिवर्स करेंगे। For example, an item of inventory that is carried at NRV because its selling price is declined is still on hand in a subsequent period and its selling price has increased। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया, नहीं भी दिया होता कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, Sun Pharma Limited is a renowned company in the field of pharmaceutical, has the following 4 items of inventory, cost and NRV is given। Determine the value of inventory on the an item by item basis on a group basis। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आइटम बेसिस पर देखें तो भैया सीधा सा है, आप यहाँ पर देखें एनआरवी लेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर कॉस्ट लेंगे, यहाँ पर आप देखें कॉस्ट लेंगे, यहाँ पर आप देखें एनआरवी लेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका। अब आप अगर ग्रुप बेसिस पे देखें तो ग्रुप बेसिस पे क्या है कि मतलब अलग अलग नहीं देखना, एग्रीगेट बेसिस पे देखना है, तो फिर आप क्या लेंगे 14,540, ठीक है। वैसे क्वेश्चन रिवर्सल का नहीं था बट गिवन था तो आपको करवा दिया। इसके बाद डिस्क्लोजर्स, मेन डिस्क्लोजर्स की अगर हम बात करें तो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है फॉर मेजरिंग द इन्वेंट्री, उसका कॉस्ट फॉर्मूला क्या लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब कॉमन क्लासिफिकेशंस जो हैं जनरली किए जाते हैं, जो मर्चेंडाइज, प्रोडक्शन, सप्लाईज, मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, इन 5 कैटेगरीज में जनरली किया जाता है, और ज़्यादा इलेबरेट करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज जो कि एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया क्योंकि आपने राइट डाउन किया उसे एनआरवी पे लाके, या रिवर्सल ऑफ राइट डाउन किया तो फिर P&L से कितना चार्ज किया, और अगर इन्वेंट्रीज को प्लेज की हुई है एज सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज अगेंस्ट कैश क्रेडिट या इन एनी अदर मैनर तो उसका डिस्क्लोजर। देखिए मेन डिस्क्लोजर्स में आपको बताता हूँ जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, बट ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो मेन डिस्क्लोजर्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी।